हाँ जी, देखते हैं, फिर इसको लिखने की भी प्रैक्टिस करते हैं। यह तो हुआ है, मुझे भी पता है। एक एक कोई पार्ट आपने कहा था, ड्राफ्ट अ रिप्लाई टू सीईओ's ईमेल इन अकॉर्डेंस विद IS 7। कहता है सीईओ की ईमेल का जवाब दे। यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ EL, a newly incorporated startup. EL first annual financial statement will be prepared for the year ended 2026. You have received the following email from the CEO. आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर भेज दी, CEO के ईमेल आई आप। As you would be finalizing our first set of financial statement in the coming month, I would appreciate your guidance on certain matters relating to the preparation of statement of cash flow. At the first, I understand that operating cash flow can be presented using different methods. Could you please explain how these methods differ from each other? हम कहेंगे there are two methods. One is direct method and other is indirect method started from the net profit and non-cash items are adjusted accordingly. बस इतना ही काफी है, क्योंकि 6 नंबर है, उसने आपसे 3 बातें पूछी हैं, एक, 2 और 3। तो 6 नंबर के लिए आपने ये नहीं कि 6 पेज लिख कर आने हैं, आपने उसको हर एक बात का जवाब 2-4 लाइन में देकर आ जाना है। तो पहले वो कहता है डिफरेंट मेथड है, आप थोड़ा सा मुझे उसको एक्सप्लेन करके बताएं। तो आपने ये कहना है कि हमने जो इंडायरेक्ट मेथड है वो कैसे स्टार्ट करते हैं, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर नॉन कैश आइटम एडजस्ट कर देते हैं। और जो डायरेक्ट मेथड है वो डायरेक्ट हमने जो कैश रिसीट या पे हो रहा होता है सप्लायर को, एक्सपेंस को, वो उस तरह से हम कर लेते हैं। बस इतना ही, क्योंकि और इसकी सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिफरेंट होती है, बाकी एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं आता। ये हमने एक अपना सवाल डिजाइन किया, इसको अंग्रेजी में लिखना है। फिर वो कहता है सेकेंडली आई वुड हेयर द IS 7 अलाउ अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ सर्टेन कैश फ्लो बिटवीन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। काइंडली प्रोवाइड द कंप्लीट लिस्ट ऑफ सच कैश फ्लो एंड एडवाइज which classification should be chosen by EL to maximize the amount of cash flow from operating activity। कहता है कि अगर हम चाहें कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ज्यादा आए तो हमें फिर कौन सी ऑप्शन क्रिएट करनी चाहिए। हम कहेंगे डिविडेंड, इंटरेस्ट, मतलब फाइनेंस, इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आ सकता है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ सकता है। अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो ज्यादा दिखाना चाहते हो तो किस में लिख दो, फाइनेंस। फिर डिविडेंड, डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग में भी आ सकता है, फाइनेंसिंग में भी आ सकता है। और अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग में दिखाना चाहते हो, वो ज्यादा दिखाना चाहते हो, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ सकता है। और अगर आप चाहते हो कि वो ज्यादा नजर आए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। और ऐसी कौन सी चीज है जो 2 जगह पे जा सकती है? 3 चीजें तो हो गई ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डिविडेंड रिसीव्ड और पेड, और 3 चीजें हो गई। इंटरेस्ट जो रिसीव्ड होता है उसका भी ऐसा कर सकते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड को भी ऐसा किया जा सकता है। आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी लिख सकते हो और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी लिख सकते हो। लास्ट, finally going forward, kindly confirm that we each year how we should apply the available presentation and classification alternatives before preparing the statement of cash flow। कहता है मुझे ये भी गाइड करें कि हम ना इसकी ना अल्टरनेटिव कर लिया करेंगे, कभी डायरेक्ट मेथड कर लिया करेंगे, कभी इनडायरेक्ट मेथड कर लिया करेंगे, कभी उसको शो कर दिया करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कभी कर देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इस तरह से वो करते हैं। कहता है बिफोर प्रिपेयरिंग द एज आई वुड प्रेफर टू रिटेन फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम ईयर टू ईयर इफ सर्कमस्टांसेस। कहता है हम ऐसा करेंगे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएंगे हम इसको भी चेंज कर देंगे, अपने मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन को। हम कहेंगे ऐसा नहीं कर सकते। कंसिस्टेंट पॉलिसी कहती है कि ईयर टू ईयर आपने फिक्स चेंज नहीं करना। हाँ, चेंज करने के सिर्फ 2 मेथड है कि अगर आप चेंज करते हो तो उससे प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल या परमिट बाय IFR। ठीक होगी बात।
ये आपने जवाब देना था। हम आई कैप का सोल्यूशन डिजाइन देखते हैं कि आई कैप ने इसको किस तरह से डिजाइन किया हुआ है, ताकि आई कैप के, ये देखिए आई कैप ने ना पैराग्राफ में लिखा है और मैं आपसे कुछ सजेस्ट करूंगा आप बुलेट्स फॉर्म में लिखा करें जवाब, 1 2 3 बुलेट बना के ना, अगर आप हर पोर्शन के 2 2 3 3 बुलेट बनाकर आ गए ना तो सवाल आपका हो जाएगा। आईएस परमिट टू मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग ऑपरेटिंग, ये देखिए चलिए क्या है ऑपरेटिंग, इसका मतलब है बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल तो सेम है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। अंडर द डायरेक्ट मेथड मेजर क्लासेस ऑफ ग्रुप कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर प्रेजेंटेड, क्या था डायरेक्ट कस्टमर की और सप्लायर की रिसीट एंड पेमेंट शो कर देते हैं डायरेक्ट। Under the indirect method, the amount of profit or loss for the period is adjusted with the non-cash item, changes in working capital, and income and expense. IS 7 encourage the use of direct method as it provide more useful information but permit the use of either method. हाँ, हमें वैसे indirect method आसान लगता होता है, डायरेक्ट मेथड क्योंकि कैश फ्लो है, कैश फ्लो वहां डायरेक्ट नजर आ रहा होता है इन और आउट, तो IS 7 कहता है डायरेक्ट मेथड अच्छा है, वैसे दोनों मेथड ही अलाउ होते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी केस में इंटरेस्ट पेड में, इंटरेस्ट रिसीव्ड में, डिविडेंड रिसीव्ड में और डिविडेंड पेड में। तो एक्सपेंस है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बाहर शो कर देना, और जो इनकम है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर शो कर देना, इससे क्या होगा ज्यादा शो होगा। लास्ट कंसिस्टेंसी इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स, IS have required consistency in the classification of cash flow from period to period. Change in classification are permitted only if the result is more reliable and must be appropriately disclosed. Accordingly, it would not be appropriate to change classification solely to achieve the desired presentation outcome. तब कोई और वजह नहीं है सिवाय दो। Instead, an appropriate policy should be established in the first year and applied consistently in subsequent period unless a justified accounting policy change is नहीं, जरूरी नहीं आप 2 3 बुलेट्स फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे भी हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी होती नहीं है, इसलिए अंग्रेजी उतनी है कि लिखना जितने तक जिंदा रहे। अच्छा, फिर इसका सवाल दूसरा भी पढ़ो जरा, 5वां सवाल है, 5वां सवाल पे भी आ जाओ, 8 नंबर का सवाल है। इन अकॉर्डेंस विद ASNPO, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस आ गया तो समझो आपकी अंग्रेजी का इम्तिहान है। How each of the above transaction would be accounted in ACW financial statement for the year ended 2025. The Hydro Community Welfare is a non-profit organization registered under the Companies Act. ACW prepare financial statement in accordance with accounting standard issued by ICAP. अच्छा, मजे की बात, ASNPO ICAP ने इशू किया हुआ है, IASB ने इशू किया हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में काफी ज्यादा खैराती इदारे चंदा चुंदा इकट्ठा करते रहते हैं, ऊपर से ये मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े केस सामने आ गए, इसलिए मुर्शिद साहब भी अंदर चले गए, तो इसके लिए उन्होंने स्टैंडर्ड ही बना दिया। और क्योंकि आपको पता है इस तरह के स्टैंडर्ड इंटरनेशनल हो नहीं सकते, टैक्स जैसे इंटरनेशनल नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे NPO भी इंटरनेशनल, हर एक के अपने तरीकेकार होते हैं। यहाँ पर मदारिस भी NPO के तौर पर रजिस्टर्ड है, मसाजिद भी NPO के तौर पर रजिस्टर्ड है, फिर और भी डिफरेंट लोगों के मोटिव्स हैं वो भी NPO के तौर पर रजिस्टर्ड है। द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, कहता है सारी अलग अलग है, 4 ट्रांजैक्शन है, 8 नंबर है, इसका मतलब तो साफ साफ हो गया हर ट्रांजैक्शन 2 नंबर। ACW received 8 million subject to donor impose restriction that principal must be invested permanently endowment fund. During the year, investment income 0.5 million was earned in accordance with the donor restriction. 25% investment income must be added to the principal. The remaining investment income may be used for the general operation. अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने अंग्रेजी में लिखनी, हम कहेंगे ये एक एंडोमेंट फंड है, इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो 25% री इन्वेस्ट होना है वो फंड के कॉलम में जाना है। इसके सवाल भी हमने 2-4, बल्कि कल मेन हमारा है NPO का काम, कल मैंने NPO के जितने भी सवाल रहते हैं छोटे छोटे है, वो छोटे छोटे सवाल सारे करें हमने। कल NPO के ऊपर तकरीबन
बल्कि हम ऐसा ही कर लेते हैं, 2 दिन डिवाइड ही कर लेते हैं। कल का दिन एनपीओ को दे देते हैं, वैसे जुम्मे का दिन है, और हफ्ते का दिन हम सारा दे देते हैं कैश फ्लो। ठीक है ना, कैश फ्लो के 3-4 सवाल डायरेक्ट मेथड के मैं आपको करवा देता हूँ, और कल मैं आपको करवा दूंगा एनपीओ के सारे सवाल। ठीक है, फाइनल अकाउंट के अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो पीआरसी के सवाल दोबारा कर लें, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है ना, उसके 5-6 सवाल मैं आपको बताता हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल है, वो मैं भेज भी दूंगा, उसके सोल्यूशन भी अवेलेबल है, वही क्वेश्चन बेस्ट है। ये तो बच्चे वाले सवाल थे, वो असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगा। लेकिन इसमें एक रीवैल्यूएशन वाली चीज आएगी पेपर, सिर्फ रीवैल्यूएशन वाली चीजें को हमने सीखना है, बाकी चीजें सारी वही। लेकिन पेपर क्या, एंडोमेंट फंड हमने एनपीओ पढ़ा नहीं, उसके अंदर क्या होता है, फंड मिलता है ना, वो हम किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसका जो पैसा वो इंटरेस्ट इनकम आएगी, उसको अपने जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एंडोमेंट फंड होता है। एंडोमेंट फंड होता है, जनरल फंड होता है, रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, ये 3 तरह के फंड पड़े। छुट्टी तो तुमने की नहीं, तू लेक्चर भेजा था तो मुझे तो लगता है मैंने पढ़ाया भी था। अच्छा, दूसरी क्लास को पढ़ाया था, ठीक है। एनपीओ थियरी वाला, और जिसमें एक वो गलत आ गया था और एक सही आया था। चलें आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में हमने क्या लिखना है, पहले पूरे बात सुन ले। एंडोमेंट फंड, पहले लिखेंगे ये एक एंडोमेंट फंड है, और एंडोमेंट फंड की अमाउंट और उसके ऊपर जो 25% री इन्वेस्ट करना है, ये एंडोमेंट फंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फंड के कॉलम में आ जाएगा। और जो 75% इन्वेस्टमेंट इनकम है, मतलब इंटरेस्ट इनकम है, वो जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारी अदर इनकम में आ जाती है। जो जनरल पर्पस के लिए फंड इस्तेमाल करेंगे वो अदर इनकम में आ जाएगा। जो 25% है वो एंडोमेंट फंड में ऐड होकर किस में चला जाएगा, फंड के अंदर, मतलब कैपिटल के अंदर। ये इसका जवाब हो गया। नंबर 2, इसका आई कैप का सॉल्यूशन भी आपको रीड बल्कि साथ साथ ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा 8वां था, 5, ये देखिए। अंडर ASNPO contribution subject to externally export require the principal maintained permanently as classified as endowment fund। ये पूरी 2 लाइनों में बात यही है कि it is an endowment fund, बस। अंडर द डेफरल मेथड, ये आपने लिखने की जरूरत नहीं है। सच कंट्रीब्यूशन आर रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टली इन द नेट एसेट्स, नेट एसेट फंड को कहते हैं, कैपिटल को ही कहते हैं ना नेट एसेट, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, एंड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनकम, इनकम में उसको नहीं लिखते। जो हमें एंडोमेंट नाम के नाम से पैसा मिलता है ना, कि भाई आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, कि पैसा ये बैंक में जमा करवाना है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, मार्कअप मिलेगा, उसका कुछ हिस्सा री इन्वेस्ट करना है, और बाकी जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है। अब जो जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे वो जाएगा इनकम के अंदर, और जो री इन्वेस्ट करेंगे और जो असल वो खुद अपना एंडोमेंट फंड होगा, वो चला जाएगा नेट एसेट या एंडोमेंट फंड या फंड के हेडिंग के नीचे, SOFT के अंदर। Where investment income is subject to similar restriction, the portion required to be added by the principal, वो भी किस में ऐड हो जाएगा, नेट एसेट में, और नेट एसेट मतलब फंड में। अकॉर्डिंगली 25% इनकम 1,25,000 बनती है, शुड बी रिकॉग्नाइज इन दी एंडोमेंट फंड, और बाकी जो 75% बनती है उसको हमें किस में लिख देना है, शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसको क्वेश्चन के अंदर पेपर में ये सवाल आता, तो क्वेश्चन के अंदर हम पहले कैसे इसको प्रेजेंट करते, इनकम का कॉलम बनाते हैं ना, इनकम के कॉलम में एंडोमेंट फंड जो हमें मिला है ना, उसका 75% चला जाता अदर इनकम के अंदर, ठीक है। और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जब आप लोग फंड का कॉलम नहीं बनाते एक नीचे इक्विटी की जगह, वहां पर जनरल फंड आता है, वहां पर एंडोमेंट फंड आता है, वहां पर रिस्ट्रिक्टेड फंड आता है। तो एंडोमेंट फंड के अंदर क्या लिखेंगे, जितना पहले एंडोमेंट फंड गिवन है प्लस 25%, ये अमाउंट इधर आ जाएगा, बस। चलो जी, वापस आए अपने क्वेश्चन की तरफ दूसरे पार्ट में। 2 नंबर का ये काम था आपका।
Number 2, HCW received 4 million specifically to purchase the medical equipment. आपको फंड मिला related to non-current asset. The equipment was subsequently purchased and being depreciated 20% per annum over the straight line. तो क्या करेंगे, मेडिकल इक्विपमेंट को लिख देंगे नॉन करंट एसेट में और उसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, और जो फंड की अमाउंट है वो कितना लिखेंगे, वो लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, और उसको अमोर्टाइज करना शुरू कर देंगे ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, जस्ट लाइक गवर्नमेंट ग्रांट। तो लगता है फंड वाला भूल गया, फंड में लिख दो या नॉन करंट लायबिलिटी में लिख दो, फंड में अलग से लिखेंगे, रिस्ट्रिक्टेड फंड है बट नॉन करंट एसेट है, इसको बाकी फंड्स के साथ नहीं लिखेंगे, रिस्ट्रिक्टेड फंड में उनके अंदर भी नहीं लिखेंगे। मैं प्रेजेंटेशन बता देता हूं, प्रेजेंटेशन इसकी बता देता हूं, देखें अदर इनकम में जो आपको फंड मिला मल्टीप्लाइड बाय 20% अदर इनकम में आ जाएगा। अदर एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन के नाम से वही 20% आ जाएगा, मतलब यदि जितना इनकम में लिखा जाएगा उतना एक्सपेंस में लिखा जाएगा, अगर सेम अमाउंट है तो, अगर डिफरेंट है तो फिर डिफरेंट अमाउंट आ जाएगी। फिर नॉन करंट एसेट में वाला क्या होगा, नॉन करंट एसेट में इक्विपमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, फिर आएगा या तो आप नेट एसेट्स के नीचे जो फंड के नीचे लिखते हो, यहां पर लिखते हो जर्नल फंड, यहां पर लिखते हो एंडोमेंट फंड, यहां पर लिखते हो रिस्ट्रिक्टेड फंड, इनमें से किसी के साथ भी नहीं लिखते नॉन करंट एसेट का, अलग से नीचे करके लिखेंगे फंड फॉर इक्विपमेंट, फंड इक्विपमेंट अमाउंट लिखकर माइनस करते हैं जो इनकम में चार्ज हो गई, बाकी चला जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी में। इसको भी करंट और नॉन करंट में अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं। तो फिर कुछ जगहों पे फंड ऐसे लिखा जाता है, कुछ जगहों पे इस फंड को यहां नहीं लिखा जाता बल्कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है। इन फंड्स के साथ रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट फंड नहीं लिखा जाता, ठीक हो गया, या इससे नीचे लिखेंगे या इसको नॉन करंट लायबिलिटी का हिस्सा बनाएंगे। हाँ, इन फंड्स के साथ नहीं ट्रीट, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट किया। अब देखें जरा इसका आंसर भी देखें, आई कैप कैसे डिजाइन करता है। कहता है 4 मिलियन रिसीव्ड स्पेसिफिकली परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट रिप्रेजेंटिंग रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट अंडर द डेफरल मेथड। अच्छा आप भी लेते क्योंकि हमारे सिलेबस में है डेफरल मेथड, एक रिस्ट्रिक्टेड मेथड होता है, पहले था अब है ही नहीं। सच कंट्रीब्यूशन आर इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, क्या लिखते थे डेफर्ड ग्रांट, इसने क्या लिखा deferred contribution and subsequently recognized as income on the basis of the depreciation of the related asset. Next 0.9 million आपको मिला to repay the short loan, ये भी हमने सीखा था, and was originally taken to finance operating expenses for the current year and did not relate to the capital assets or expenses for the future। आपको 0.9 मिला शॉर्ट टर्म लोन पे करने के लिए जो कि करंट एक्सपेंसेस के लिए था, तो 0.9 मिलियन इसी साल इनकम में लिखा था। आपने अगर लोन पे करने के लिए आपको कोई फंड मिला ना, तो जिस साल के एक्सपेंसेस के लिए वो लोन लिया है ना, उसी साल में ये इनकम रिकॉग्नाइज होगी। अगले साल के लिए आपको कोई फंड मिला कि अगले साल कोई खर्चा होना, फंड आज मिल गया, तो ये इनकम अगले साल होगी, आज फिर लायबिलिटी होगी। और ये करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए था, तो ये करंट ईयर में इनकम में चला गया। दोनों इकट्ठा जाकर पढ़ लेते हैं। HCW received medicine free of cost having fair value 8 million. The medicine are used in the normal course of operation and their fair value can be reasonably estimated. अगर हमें कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, हमें मिली है, तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, फेयर वैल्यू पे, और अगर फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेड लायबल नॉमिनल वैल्यू। अब यहाँ पर आई कैप का सॉल्यूशन देखिए, पहले तो ये देखें 0.9 मिलियन रीपेमेंट ऑफ डेट एज अ रिलेटेड डेट डज नॉट रिलेट टू द फ्यूचर पीरियड एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द इनकम इन द
ये मेन आंसर। कहता है कंट्रीब्यूशन मटेरियल आर रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू वेयर द फेयर वैल्यू कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड एंड द मटेरियल वुड बी अदरवाइज बीन परचेज फॉर यूज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन। बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड accordingly medicine should be recognized an asset at their, और अगर फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबल होती तो हम कहते हैं नॉमिनल वैल्यू। अब ये सवाल देखिए 14 नंबर के ये दो सवाल थे, ये कोई खास मुश्किल नहीं थे, वही बातें जो हम करते हैं उसको अंग्रेजी में लिखना है। हाँ तो अंग्रेजी को ना, और जरूरी नहीं कि जो लिखा हुआ है अपने हमने भी एग्जैक्ट यही प्रोड्यूस करना, जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने फिर एक काम छोटा सा और कर लेते हैं, ये एक सवाल उसने दिया, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द अल्फा टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज ड्राइंग्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट। कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट फॉर द ईयर। बताइए क्या अकाउंटिंग इक्वेशन है, आपको टोटल एसेट भी दे दिए, ये आपको उसमें सिखा दूंगा मैं कंसेप्ट फ्रेमवर्क के साथ। बीटा कहते हैं रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी डिस्ट्रॉयड फाइंड करनी है, इन्वेंटरी का लेजर बनाना, इन्वेंटरी का लेजर बनाकर क्या लिखा हुआ है, मेड 27 मिलियन की सेल हुई है, ऑफ विच 5% वर रिटर्न बाय कस्टमर, बीएल सेल गुड्स एट मार्क 35% ऑन द कॉस्ट, तो सीपीएस लगाकर कॉस्ट ऑफ सेल आ सकती है। 27 मिलियन पर अप्लाई करेंगे या 27 मिलियन का 95% लेकर अप्लाई करेंगे, 95% लेके उसके ऊपर सीपीएस अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, क्या चीज आएगी, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंटरी 12 मिलियन, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 20 मिलियन, year end a fire destroyed the part of the inventory, the physical undamaged inventory remained after the fire was determined 9 million। कहता है कितनी इन्वेंट्री आपकी, इन्वेंट्री का लेजर बनाएंगे, ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, कॉस्ट ऑफ सेल, परचेज, जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस, खुद ही करना। 1122 an asset was purchased 500 million, it had an estimated life 10 साल, residual value 50 million, 25 के अंदर residual value was revised, what is the depreciation expense for 2025, क्या करेंगे, 1125 को बुक वैल्यू फाइंड करेंगे, उस बुक वैल्यू में को रिमेनिंग लाइफ में डिवाइड करेंगे और नई residual वैल्यू माइनस करेंगे, हो जाएगा ना। ऐसा लगता है जैसे मैं पीआरसी को पढ़ा रहा हूं। An entry purchased an aircraft having two significant component, पता है significant component में क्या करते होते हैं, अलग अलग डेप्रिसिएशन लेते हैं। कहते हैं इंजन रिप्रेजेंट 60% ऑफ द टोटल कॉस्ट विद द यूजफुल लाइफ 5 इयर्स, और एयरक्राफ्ट 40% ऑफ द टोटल कॉस्ट विद द यूजफुल लाइफ ऑफ द 20 इयर्स। कहता है हाउ शुड डेप्रिसिएट कैन बी कैलकुलेट, कहता है वेटेड एवरेज के साथ कर देंगे या बेस्ड ऑन एयरक्राफ्ट बॉडी उसको 20 साल पे कर देंगे एज इट वाज लॉन्गेस्ट लाइफ। कहता 20 साल लाइफ लेंगे, वैसे करेंगे क्या, इंजन को 5 साल पे करेंगे और एयरक्राफ्ट को 20 साल पे करेंगे। कहता बेस्ड ऑन इंजन लाइफ की 5 साल ओनली, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट पार्ट है, यूजफुल लाइफ ऑफ ई सिग्निफिकेंट कंपोनेंट कैलकुलेट सेपरेटली। कैसे कैसे सवाल पूछता है क्या, इफ द गवर्नमेंट ग्रांट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड बिकम रीपेएबल, it should be accounted for as correction of error, change in accounting policy, change in estimation. It is treated as change in accounting estimate. कहते एंटिटी के पास 50 दरख्त हैं that are used in the production of agricultural produce. The trees have the expected life 5 साल, इसका मतलब बेरर प्लांट हो गए, and will not be sold as agricultural produce, वो agricultural produce नहीं है उसके। At the end of their life, he should these trees be accounted for fair value less cost to sell, lower of cost and NRV, cost less accumulated depreciation, cost under IS 41। बताएं, cost minus accumulated bearer plant IS 41 के अंदर नहीं कवर होते। बेरर प्लांट IS बेरर प्लांट होते कौन से हैं, वो तमाम दरख्त जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है
और वो हमारा नॉर्मल बिजनेस नहीं है, हम बेचने के लिए नहीं उगा रहे बल्कि वहां से फ्रूट हासिल करने के लिए उगा रहे। उसकी जो प्रोडक्शन है वो IS 41 के अंदर आती है, वो बजाते खुद जो दरख्त होता है वो बेरर प्लांट के अंदर होता है। ये 2 सवाल जो किए थे उसके अंदर भी यही मसला था। How should redeemable preference share issued by an entity reported in the financial statement? Liability या equity? Irredeemable हो तो equity, redeemable हो तो ऐसे फ्री के मार्क्स है ये 10 नंबर का आपकी तरफ पता नहीं क्या होना है, लेकिन a company reports strong profitability in the financial statement but is experience shortage of cash. क्या तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी कमाल है लेकिन कैश शॉर्ट है। Which of the following is the most likely to be reason? क्या हो सकते हैं रीजन? कहता significant increase in credit sales leading to higher trade receivable, कहता है कि ये रीजन हो सकता है। A reduction in operating expenses, अगर operating expense कम हुए हैं तो इसमें तो कैश फ्लो प्रॉब्लम नहीं हो सकता ना। Increase in non cash expenses, तो फिर भी कैश रिलीज होगा। A sale of fixed assets for cash, या तो कैश आएगा, तो आंसर कौन सा होगा? A significant increase in credit, क्योंकि क्रेडिट सेल्स हो रही, कैश आ ही नहीं रहा। डेफिनेशन पढ़े जरा। IS 41 के अंदर हमने पढ़ा था कि IS 41 के अंदर वो तमाम होंगे एक्सेप्ट बेरर प्लांट्स। IS 41 के वो एक्सट्रैक्ट बना रहे थे, IS 41 नहीं लिख रहे थे, वो एक्सट्रैक्ट बना रहे थे। एक्सट्रैक्ट किसी स्टैंडर्ड के नहीं होते, एक्सट्रैक्ट ट्रांजैक्शंस के होते हैं। एक्सट्रैक्ट जब मैंने वो करवाया था मैंने ये बताया था कि जब हम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे उसके अंदर ये लिखेंगे बेरर प्लांट, तो IS 41 की लिस्ट में आता ही नहीं, उसकी जो प्रोडक्शन है वो IS 41 में आती है। अगर आप वो एक्सेप्शन में जाए ना तो उसमें लिखा यही हुआ है। हाँ जी, चले जी, ये तकरीबन आज हमारा जो इसी पेपर का जो कंप्लीट तकरीबन 4 क्वेश्चन हमने किए और बाकी कुछ क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। इसमें अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो इक्विटी वाला रह गया बस मेरे ख्याल में। 6 भी हो गया, ये किस चीज का है? अच्छा, ये सवाल हमारे सिलेबस में नहीं है, अब ये खत्म हो गया। IS 38 हमारे सिलेबस में, ये ना कहना कि सर ने ये करवाई नहीं। 8वां सवाल हमारा हो गया और सिर्फ इक्विटी वाला सवाल है जो हमने नहीं देखा, ठीक है, और वो आपको वैसा आता है। चलें जी, कल फिर इंशाल्लाह बाकी